गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का, और आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई भी हो। तो आज हम सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंचाई को लेंगे, इरिगेशन। ठीक है, देखो सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। सिंचाई देखो, जो वर्षा है वो अनिश्चित है, कभी होती है कभी नहीं भी होती और केवल गर्मियों में ही होती है, सर्दियों में बारिश नहीं होती है। इसलिए फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई में है, देखो एक तो जो फसलों को जल है वो प्राकृतिक रूप से वर्षा से प्राप्त होता है। दूसरा एक कृत्रिम रूप होता है, ठीक है, जैसे नहरों के द्वारा, तालाब के द्वारा, कुओं और नलकूपों के द्वारा। जब फसलों को जल दिया जाता है तो वो कृत्रिम जल कहलाता है। इसमें देखो आप वर्षा के अभाव के कारण कृत्रिम रूप से खेतों तक जल पहुंचाने को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा के अभाव में, ठीक है, जब वर्षा नहीं होती है, होती है फिर भी वर्षा कितने गए, 4 या 5 महीने तक वर्षा होती है। ठीक है, कृत्रिम रूप से। ठीक है, कृत्रिम रूप में जैसे नहरें बताया था पहले आपको, नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, तालाब वगैरह, उनके द्वारा जब खेतों तक जो जल पहुंचाया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सिंचाई की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता, देखो निम्न कारण है। ठीक है, पहला कारण है मानसून वर्षा की अनिश्चितता। मानसून वर्षा की अनिश्चितता। ठीक है, जो मानसून की जो वर्षा है देखो वो अनिश्चित होती है। ठीक है, उसका जो समय होता है वो निर्धारित नहीं होता है। कभी तो मानसून की जो वर्षा है समय से पहले आ जाती है और कई बार समय के बाद में आती है। ठीक है, इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड कारण है वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता, देखो इसमें है वर्षा की अनियमितता में है, कभी तो देखो वर्षा होती है वो बहुत अधिक हो जाती है और कभी वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो जब वर्षा कम होती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण भी हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड कारण है इसका, थर्ड है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण। ठीक है, अब जैसा पता है आपको, जो वर्षा है वो सभी जगह समान रूप से नहीं होती है।
कहीं पर बहुत अधिक वर्षा होती है तो कहीं पे बहुत ही कम वर्षा होती है। जैसे पूर्वी भारत में मेघालय में जो चेरापूंजी नामक स्थान है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, और इसके विपरीत जो पश्चिमी राजस्थान है हमारा, यहाँ पर जैसलमेर है, वहाँ पर केवल 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इस स्थिति के कारण भी सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता हमें रहती है। मानसून विभंगता। मानसून विभंगता। मानसून विभंगता में देखो चौथा है पॉइंट मानसून विभंगता। देखो मानसून विभंगता का मतलब है जैसे कहीं पर बरसात हो गई है और इसमें अंतराल आ जाता है, मतलब एक बार बारिश होने के बाद 15-20 दिन, यहाँ तक कि 1 महीने तक भी वापस वर्षा नहीं होती है, इसे मानसून विभंगता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, तो उसके कारण भी देखो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है फसलों को। देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना वर्षा ऋतु की सीमित अवधि। 5वां पॉइंट है वर्षा ऋतु की सीमित अवधि। ठीक है, देखो जो मानसून होता है, जो वर्षा ऋतु होती है, उसकी एक सीमित अवधि है। मध्य जून से मध्य सितंबर तक मानसून का जो समय रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये लगभग उत्तरी भारत में 4 से 5 महीने तक वर्षा का समय होता है, और दक्षिण भारत में जैसे मालाबार तट है, केरल वगैरह है, वहाँ 9 माह तक वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु की क्या सीमित अवधि होती है। ठीक है, मतलब उत्तरी भारत में 4 या 5 महीने तक वर्षा होती है, उसके बाद वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए भी जो फसलें हैं उनकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है पॉइंट अपना वर्षा का मूसलाधार स्वरूप। वर्षा का मूसलाधार स्वरूप। ठीक है, देखो जो वर्षा होती है वो मूसलाधार होती है, बहुत अधिक तेज होती है, जिससे मिट्टी क्या होती है, वो जल को सोख नहीं पाती है, बल्कि जो वर्षा का जल है वो मिट्टी को बहा ले जाता है। ठीक है, अगर वर्षा कुछ धीमी गति से हो तो जो वर्षा का जो जल है वो जो मिट्टी होती है वो सोख लेती है, जिससे जो फसलें होती हैं उनको फ़ायदा मिलता है, जल्दी से सिंचाई की आवश्यकता उसमें नहीं रहती है, और काफ़ी समय तक यानी कई दिनों तक फसलों को जल मिलता रहता है। लेकिन मूसलाधार वर्षा की वजह से मिट्टी जल सोख नहीं पाती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट है ये पॉइंट, कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। देखो कुछ ऐसी फसलें भी होती है जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे चावल, पटसन और गन्ना, इनकी जो फसलें होती है इन्हें अधिक जल की आवश्यकता रहती है, तो इसलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गए 7 पॉइंट हो गए कि हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे सिंचाई की सुविधाएं, कि भारत में जो सिंचाई है उसकी सुविधाएं क्या है। ठीक है, ये देखो इसमें देखो
सिंचाई की सुविधाएं। देखो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनमें भारत में जो वर्षा होती है वो अनिश्चित और अनियमित होती है, ठीक है। तो उस जो फसलें हैं उनको पर्याप्त रूप से जल नहीं मिल पाता है, इसलिए कुछ भौगोलिक दशाएं अगर अच्छी हो तो वहाँ क्या है, सिंचाई की सुविधाएं फसलों को अच्छे से मिल सकती है, ठीक है। ऐसी कुछ दशाएं हैं, कुछ भौगोलिक दशाएं हैं जो अनुकूल होने पर देखो अच्छी सिंचाई की व्यवस्थाएं हो सकती है। इसमें से पहला है उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि, ठीक है। अब इसमें देखो जो उत्तर भारत की जो विशाल मैदान है उत्तर भारत का, वो सबसे विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है, क्योंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में क्या है, बिछा देती है उत्तर के भारत में। अगर यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो जो फसल का उत्पादन है वो बहुत अधिक हो सकता है, ठीक है, उत्तरी भारत में, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, कोमल तथा ढीली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद देखो जो उत्तरी भारत की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर वहाँ पर नहरें खोदी जाए या कुएं खोदे जाए तो वो आसानी से उनकी आसानी से खुदाई हो जाती है और नहरों और कुओं का निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक सुविधाएं है सिंचाई के लिए। फिर देखो तीसरा है जो वो है बारहमासी नदियाँ, ठीक है। जो उत्तरी भारत में जो नदियाँ हैं वो देखो बारहमासी नदियाँ हैं। जो उत्तरी भारत की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से प्रवाहित होती हैं, हिमालय से बर्फ पिघलती है और वो जल नदियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ उत्तरी भारत में अगर नहरों का निर्माण किया जाए तो जो नहरें हैं वो पूरे साल उनमें जल रहेगा और बहुत अच्छी फसल है वो हमें प्राप्त हो सकती है सिंचाई के माध्यम से। फिर है चौथा है समतल मैदान। उत्तर भारत का देखो जो मैदान है वो एक समतल मैदान है। अगर वहाँ नहरों का निर्माण किया जाता है तो अधिक खर्चा नहीं आता, उसमें आसानी से नहरों का निर्माण किया जा सकता है और नहरों का जो पानी है वो आसानी से एक से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से जो समतल मैदान है वो भी सहायक है सिंचाई के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उच्च भौम जल स्तर। उच्च भौम जल स्तर, ठीक है। देखो भौम जल कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, जो पृथ्वी के अंदर जो पानी होता है उसे कहते हैं भौम जल या अंडरग्राउंड वाटर। अब पृथ्वी के इसमें क्या होता है, देखो पृथ्वी के अंदर जो जल होता है, ठीक है, वो क्या है, वहाँ उत्तरी भारत में आसानी से कुएं खोदे जा सकते हैं क्योंकि जो जल होता है वो कम गहराई पे होता है। थोड़ी सी गहराई में कुआं खोदते ही जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आसानी से कुएं खोदे जा सकते हैं और उनके माध्यम से सिंचाई की जा सकती है। उसके बाद देखो अंतिम बिंदु है दक्षिणी पठार में तालाबों की व्यवस्था। दक्षिणी पठार में तालाबों की
व्यवस्था। देखो दक्षिणी पठार है वो, देखो पठारी भाग है, वहाँ ना तो हम कुएं खोद सकते हैं ना ही नहरें बना सकते हैं। तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई का साधन है वो केवल तालाब ही है। तो वर्षा से जो जल इकट्ठा होता है तालाबों में वो सिंचाई के काम आता है। ठीक है, तो ये हो गए सिंचाई की सुविधाओं के अनुसार। ठीक है, उपजाऊ भूमि, कोमल तथा ढीली मिट्टी, 12 नदियाँ, समतल मैदान, उच्च भौम जल स्तर और दक्षिण भारत में तालाबों की व्यवस्था। ठीक है, इसमें हम आगे सिंचाई के जो साधन हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखो सिंचाई के जो साधन हैं वो मुख्य रूप से देखो नलकूप, कुएं और नहरें हैं। ठीक है, इनके द्वारा भारत में सिंचाई की जाती है। इन सभी का अध्ययन हम अभी करेंगे। देखो सिंचाई के साधनों में देखते हैं अपने। देखो उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन नहरें, कुएं और नलकूप है। ठीक है, नलकूप को ट्यूबवेल कहते हैं। ठीक है, ये साधन है उत्तरी भारत के। और जो दक्षिणी भारत है यहाँ सिंचाई का साधन है तालाब है। ठीक है, यहाँ तालाबों द्वारा अधिक सिंचाई होती है दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत में कहाँ किस साधन के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं अपने। सिंचाई के साधन कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत। ठीक है, तो सिंचाई के साधन में सबसे पहले लेते हैं नलकूप। ठीक है, पहला है नलकूप। तो नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है 45.17% भाग पे। ठीक है, सेकेंड पे है नहर। नहरों द्वारा सिंचाई होती है 26.19% भाग पे। उसके बाद है कूप यानी कुएं, कूप या कुएं। ठीक है, कूप द्वारा होती है 18.46% भाग पे सिंचाई। उसके बाद है तालाब। देखो तालाबों द्वारा सिंचाई होती है 3.48% भाग पर। उसके बाद अंतिम आता है अन्य साधन। ठीक है, अन्य साधनों द्वारा होती है 6.70%। ठीक है, तो इस टेबल से हमें पता चलता है जो नलकूप है उसके द्वारा सबसे अधिक भारत में सिंचाई होती है। नलकूप द्वारा 45.17%। ठीक है, फिर स्थान आता है नहरों का। नहरों के द्वारा सिंचाई होती है 26.19%। उसके बाद है कूप या कुएं। इनके द्वारा जो सिंचाई होती है वो है 18.46%। फिर है तालाब। तालाबों द्वारा सिंचाई होती है 3.48%। और उसके अलावा जो कुछ अन्य साधन हैं उनके द्वारा सिंचाई होती है 6.70%। ठीक है, तो ये देखो सिंचाई के साधन हैं भारत के अंदर और ये इनका प्रतिशत आ गया इनका। ठीक है, कहाँ कितना होता है। ठीक है, यानी सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो
नलकूपों के द्वारा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नहरें लेंगे, इसमें नहरों से जो सिंचाई होती है, नहरों का अध्ययन करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, ओके। जो नहरों द्वारा जो सिंचाई है, ठीक है, वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है उसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।